हेलो एंड वेलकम टू द बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न यूपी पीएससी, आरओएआरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। इन प्रश्नों से आपको अपने आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी में निश्चित रूप से काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए जैन समुदाय से, बी सिख समुदाय से, सी ईसाई समुदाय से या डी बौद्ध समुदाय से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जैन समुदाय से। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में लगने वाला कांपिल्य मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। कांपिल्य मेले का नाम उस स्थान के नाम पर पड़ा जहां यह मनाया जाता है। कांपिल्य एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जिसका उल्लेख हमारे महाकाव्यों में भी मिलता है। यह स्थान पहले कांपिल्य के नाम से ही जाना जाता था और राजा द्रुपद की राजधानी हुआ करता था। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म कांपिल्य में हुआ था। फर्रुखाबाद जिले के इस शहर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भी गए थे। कांपिल्य मेला इस महान गुणी व्यक्ति 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की यात्रा की स्मृति में आयोजित किया जाता है। कांपिल्य मेला हर साल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। मेला कई जैन भक्तों का मिलन स्थल रहा है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर और डी लखीमपुर खीरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कुशीनगर। उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ कुल 7 जिलों को छूते हुए 599.3 किलोमीटर लंबी खुली सीमा को साझा करता है। ये 7 जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। फिर से रिपीट करते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। क्षमा कीजिएगा, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 9 अलग अलग राज्यों से लगती है, जो कि हैं उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार और झारखंड। इन 9 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश की इन 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जा दिन जन्म भयो डैश का धरती धसी 2.5 हाथ। उपर्युक्त उक्ति या लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? आपको ये बताना है कि ये जो एक कविता दी गई है या ये एक जो लोकोक्ति सुनाई गई है, इसका संबंध किस ऐतिहासिक विभूति से है? विद्याधर से, माहिल से, आल्हा से या परमार्दिदेव से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आल्हा से। आप सभी ने आल्हा उदल की कहानी के बारे में सुना होगा। कुछ समय पहले टीवी पर एक न्यूज़ को लेकर के एक प्रोग्राम भी चला करता था। आल्हा गाया जाता है दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, जिसे बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। तो ये एक लोक संगीत है जिसका ये एक पंक्ति है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आल्हा। लोक संगीत आल्हा। जब आल्हा का जन्म हुआ तो धरती बुंदेलखंड 2.5 हाथ धस गई। यह लोकप्रिय लोक गायन शैली है, ऐसा कहा जाता है। तो इसका जो कंप्लीट बनेगा, ये बनेगा जा दिन जन्म भयो आल्हा को धरती धसी 2.5 हाथ। अतः उत्तर का जो इसका सही विकल्प है वो 3 है, यानी कि आपका आल्हा। उत्तर भारत में प्रचलित लोकगीत और संगीत का एक रूप है जो श्रोताओं को वीर रस का संचार करने में सक्षम है। लोक संगीत की इस शैली को आल्हा के नाम से जाना जाता है।
आल्हा बुंदेली और अवधी की एक महत्वपूर्ण कविता है जो वीर गाथा काल के महान कवि जगनिक के द्वारा रचित है और परमाल रासों पर आधारित है। माना जाता है कि इस कविता की रचना लगभग 1250 ईस्वी में की गई थी। इसमें महोबा के वीर आल्हा और उदल के शौर्य गाथा है। ये दोनों भाई हुआ करते थे, आल्हा और उदल। यह उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सबसे लोकप्रिय वीर गाथा है। अक्सर गाँवों में, और आप अगर बुंदेलखंड क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपने आल्हा बहुत लोगों को चाव से सुनते हुए देखा होगा। पावस ऋतु के अंतिम चरण से लेकर पूरी शरद ऋतु तक इन दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से या समूह स्तर पर आल्हा का गायन होता है। कुछ स्थानों पर भारत में यह भी माना जाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि आल्हा गायन से बरसात होने लगती है। तो ऐसे मौसम में, जिस समय बरसात की प्रतीक्षा की जा रही होती है, आल्हा का गायन किया जाता है। आल्हा के कई संस्करण हैं जिनमें कुछ 52 और 56 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। इस लोक महाकाव्य को गाने की कई विधियां हैं। जगनिक की लोक कविता आल्हा खंड की लोकप्रियता पूरे देश में है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ए नौचंदी मेला, बी बावरे बाबा का मेला, सी फुलडोल मेला या डी बत्तेश्वर मेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नौचंदी मेला। नौचंदी मेला मेरठ के नौचंदी मैदान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है। मेला लगभग 1 महीने तक चलता है और मेरठ नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह आमतौर पर होली के बाद दूसरे रविवार से शुरू होता है। इस मुख्य प्रदर्शन में देहाती उत्तर प्रदेश में कलात्मक और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। नौचंदी मेला मुख्य रूप से पशु व्यापारियों के लिए एक दिवसीय आयोजन के रूप में 1672 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। नौचंदी मेला 1672 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और यहाँ का पशु मेला जो है वो प्रसिद्ध है। नौचंदी मेला सांप्रदायिक सद्भाव का एक दुर्लभ प्रतीक है, जहाँ आगंतुक हिंदू और मुस्लिम दोनों मंदिरों में ही दर्शन करते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प ए है। नौचंदी मेला और बाला मियाँ की दरगाह पर सभी लोग, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, दर्शन करने आते हैं। नौचंदी मेला के दौरान हिंदू मुस्लिम सौहार्द आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत में देखने को मिलेगा। हमारी गंगा जमनी तहजीब आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको इस मेले में देखने को मिलती है। मेला खाने के शौकीनों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सौगात है। खाने पीने की बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। भारत भर से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बेचने वाले लोग यहाँ दुकानें लगाते हैं। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के दौरान भी ये मेला लगा था और उस दौरान इस मेले का प्रयोग लोगों को क्रांति के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया था। जब विद्रोह के प्रमुख हस्तियों में से एक नाना साहेब स्थानीय लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए यहाँ पर आए थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? ये प्रश्न कई बार यूपीपीएससी, आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम में रिपीट किया जा चुका है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर और डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गोरखपुर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन से लदे सरकारी खजाने को लूटने के लिए बिस्मिल ने एक सुनियोजित योजना को अंजाम दिया। यह ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। ये डेट कई बार पूछी जा चुकी है, इसे आप नोट डाउन कर लें। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी की इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी।
इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं और ध्यान से सुने। बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। इन तीनों से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नाम के गांव में तत्कालीन ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। आशा है आपको यह प्रश्न और इसके उत्तर को समझ में आया होगा और जो हमने की पॉइंट्स आपको समझाए हैं ये भी समझ में आए होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1832 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी में, सी 1834 ईस्वी में या डी 1835 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है सी 1834 ईस्वी में। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगभग 75 वर्षों की अवधि में 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही से 19वीं शताब्दी के मध्य तक अधिग्रहित कर लिया गया था। 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही से 19वीं शताब्दी के मध्य तक अधिग्रहित कर लिया गया था। भारत के उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में कई शक्तियों से छीने गए क्षेत्र, जिनमें नवाब, ग्वालियर के सिंधिया जो कि अब मध्य प्रदेश में पड़ता है, नेपाल के गोरखाओं से जो कि पहले ब्रिटिश प्रांत के भीतर रखा गया था, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। किन लोगों से विशेष रूप से इन लोगों से छीने गए थे? इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे राजा भी थे। जो बड़े राजा थे उनके नाम यहाँ पर हैं, जो लखनऊ के नवाब जो फेमस हुआ करते थे, इसके अलावा ग्वालियर के सिंधिया और नेपाल के गोरखाओं से। 1834 में वे अलग हो गए और उत्तर पश्चिमी प्रांत का निर्माण किया गया, जिसे शुरुआत में आगरा प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले शुरुआत में आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से ही जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सामने 2 सूचियाँ दी गई हैं और इनको जो है मिलान करना है। ए मेरठ, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी बनारस। और कांग्रेस के अधिवेशन के वर्ष दिए गए हैं, किस वर्ष में इन स्थानों पर कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। 1 में 1916, 2 पे 1905, 3 पे 1946 और 4 पे 1925। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3। मेरठ में 1946 में, कानपुर में 1925 में, लखनऊ में 1916 में और बनारस में 1905 में। 1905 में बनारस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा यहीं पर की थी। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 2 गुटों के बीच, जो कि नरम दल और गरम दल कहे जाते हैं, नरमपंथी और चरमपंथी गुट जो थे, इनके बीच एकता करवाने में लखनऊ के जो अधिवेशन हुआ था इसमें अंबिका चरण मजूमदार का एक महत्वपूर्ण रोल था। और राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर इसी दौरान हस्ताक्षर भी किए गए थे। 1925 का कानपुर का जो अधिवेशन था, इसमें सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 1946 का मेरठ के अधिवेशन में जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी से पहले का यह आखिरी अधिवेशन था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है। ए वृंदावन में, बी वाराणसी में, सी सारनाथ में या
डी चित्रकूट में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वृंदावन में। 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है। यह मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर ही स्थित है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और वैष्णव धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि यह कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं ए फिरोज़ाबाद, बी गोरखपुर, सी वाराणसी या डी बरेली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद शहर को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसे कांच का शहर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बॉक्साइट, कांच रेत, चूना पत्थर, बी कांच रेत, संगमरमर, डोलोमाइट, सी चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर या डी बॉक्साइट, कांच रेत और मैग्नाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। ये आपके मिर्ज़ापुर ज़िले में पाए जाते हैं यह खनिज। मिर्ज़ापुर ज़िला उत्तर प्रदेश के उत्तर की ओर भदोही और वाराणसी ज़िलों से घिरा हुआ है। भदोही और वाराणसी ज़िलों के बीच में मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर ज़िला अपने कालीनों और पीतल के बर्तन के उद्योगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, विशेष रूप से कालीन के लिए। मिर्ज़ापुर ज़िला विंध्याचल पर्वत के पवित्र मंदिर और अष्टभुजा के लिए भी प्रसिद्ध है। विंध्याचल क्षेत्र के पवित्र मंदिर अष्टभुजा मंदिर के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे एंडालुसाइट, कैल्साइट, बलुआ पत्थर, एबेस्टस, संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और गैर प्लास्टिक फायर क्ले। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर के अलावा बांदा और सोनभद्र ज़िलों में भी पाया जाता है। संगमरमर मिर्ज़ापुर के अलावा सोनभद्र ज़िले में भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ अन्य खनिज हैं बॉक्साइट, जो कि बांदा में पाया जाता है विशेष रूप से, और चंदौली ज़िले में। यूरेनियम ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाया जाता है, ललितपुर ज़िले में। तांबा भी ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। कोयला सोनभद्र ज़िले में पाया जाता है और चाइना क्ले बांदा और सोनभद्र ज़िलों में पाई जाती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ए बस्ती, बी मथुरा, सी वाराणसी या डी बांदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसे आप भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कह सकते हैं और भारत की धार्मिक राजधानी भी कह सकते हैं। वाराणसी को काशी के नाम से जाना जाता है। काशी इसका प्राचीन नाम है। वाराणसी एक प्रसिद्ध हिंदू पवित्र शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी मुख्य रूप से शैववाद से जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ भगवान शिव का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। विश्वनाथ मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है जहाँ कोई भी हिंदू धर्म के विभिन्न देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम का संयंत्र है। ए रायगढ़, बी रेणुकूट, सी हीराकुंड या डी मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रेणुकूट। भारत का दूसरा सबसे बड़ा धातु कर्म उद्योग एल्युमिनियम उद्योग है क्योंकि यह एक हल्की धातु है, जंग के लिए प्रतिरोधी है, गर्मी का एक अच्छा संवाहक है, लचीला है और अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होने पर मजबूत हो जाता है। एल्युमिनियम विभिन्न उद्योगों में स्टील, तांबा, जस्ता और सीसा के विकल्प के रूप में काम में लिया जाता है।
बहुत सारे बर्तन भी एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। रेणुकूट को एल्युमिनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रेणुकूट हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को यहाँ पर स्थापित है। इसकी स्थापना 1958 में मिर्ज़ापुर से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में हुई थी, जहाँ पर रेणुकूट स्थित है। इसे लोहदरगा, झारखंड और मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से बॉक्साइट और रिहंद बांध से बिजली मिलती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि रेणुकूट को बॉक्साइट कहाँ से मिलती है या रेणुकूट को बिजली कहाँ से मिलती है। तो इसे बिजली मिलती है रिहंद बांध से और इसको बॉक्साइट मिलता है झारखंड और मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से, लोहदरगा से। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ए बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सी जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या डी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसे पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय UPAU की स्थापना की। 1972 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, राजनेता और भारत रत्न के पुरस्कार विजेता पंडित गोविंद वल्लभ पंत के सम्मान में नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया। विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर उत्तराखंड के कैंपस टाउन में स्थित है। पहले यह उत्तर प्रदेश में ही हुआ करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश का विभाजन होने के बाद उत्तराखंड में अब यह पड़ता है। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में आपका जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। विश्वविद्यालय को भारत की हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय BUAT बांदा उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है जो कृषि के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण खोजें और अनुसंधान कर चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत में एक कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2002 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। इसे आप याद रखेंगे। इसको लेकर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो वह कृषि विश्वविद्यालय है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हम इस प्रश्न को पहले भी देख चुके हैं कि फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे कांच का शहर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शंस ABCD लिखना रह गया है, कृपया इसको अपने हिसाब से समझ लेंगे। A खादी छपाई, B साड़ी, C चिकनकारी और D जरी के कपड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है C चिकनकारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को चिकनकारी हथकरघा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये यहाँ का बहुत ही फेमस हथकरघा उत्पादन है। चिकनकारी लखनऊ की एक पारंपरिक कढ़ाई की शैली है। इसे लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा सजावट शैलियों में से एक माना जाता है। चिकन के कपड़े पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और लखनऊ को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। चिकनकारी हाथ से की जाने वाली बहुत ही बारीक और खूबसूरत कढ़ाई है। इसमें सुई और धागे का इस्तेमाल करके कपड़े के ऊपर एक सुंदर खूबसूरत सी डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। चिकनकारी की जो खासियत है, इसकी सिलाई की गुणवत्ता है।
क्योंकि इसकी सिलाई जो होती है, इसकी कढ़ाई बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सफाई से की जाती है, जिसमें एक एक धागा स्पष्ट रूप से नज़र आता है, समझ में आता है, और डिज़ाइन जो होती है बहुत ही खूबसूरत बनती है। 2008 में चिकनकारी को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था। चिकनकारी को पारंपरिक रूप से मलमल के कपड़े पर किया जाता था, लेकिन अब इसे रेशम, शिफॉन और सूती कपड़ों पर भी किया जाता है। विशेष रूप से अब इसे सूती कपड़े पर ही किया जाने लगा है। लखनऊ में बने चिकन के कुर्ते और पैजामे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो ये 15 प्रश्न आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से थे, जो निश्चित रूप से आपकी तैयारी को एक विशेष आयाम देने में आपकी सहायता करेंगे। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।